हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ इज़ गोइंग योर स्टडी? मुझे पता है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है और आप घर बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके इसी कदम में ये वीडियो आपका बहुत सहयोग करेगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमिटमेंट करें। जो बातें आपको पूछनी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सा लेसन है वो कम समझ में आ रहा है, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अब स्कूलें बंद पड़ी हैं और बच्चे घर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को घर बैठकर ही पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम है वो भी लगने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, मैंने साइंस का ये अध्याय नंबर 3 आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स वाला चैप्टर लिया है। ये बहुत ही इजी है और यहाँ से बहुत ही आसान से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन्हें देखकर और पढ़कर आप अपनी तैयारी को है वो जारी रख सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में पहला जो भाग है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेंडल का जीवन परिचय, कि जो मेंडल थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें ज़रूर भाग लेंगे। देखिए कि मेंडल का जीवन परिचय, हम मेंडल से परिचित होंगे। मेंडलवाद की पुनः खोज यानी मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनर्खोज किसने की थी उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। और मटर के पौधे के जो विपर्यासी लक्षण हैं कि किन किन लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था उनको भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, यानी हर व्यक्ति की सफलता का कोई ना कोई राज होता है, तो यहाँ मेंडल की सफलता का भी एक राज है या बहुत सारे राज है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, सबसे बड़ी बात यह है। और भी बहुत सारे पौधे थे। और लास्ट में हम एक कल संकर संकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी विषय वस्तु को। देखिए, सबसे पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेंडल है, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था, देख सकते हैं आप। और उनका जो जीवन काल है वो 1884 में समाप्त हो गया था। इस समय के दौरान उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है उसकी एक शाखा है आनुवंशिकी, जिसके अंदर हम सजीवों के लक्षणों की वंशागति का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि आनुवंशिकी की डेफिनेशन क्या है, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि जो जेनेटिक्स शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। और दूसरा है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन वो स्पेंसर ने 1863 में किया था। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता क्या है। तो देखिए, सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मकों द्वारा आनुवंशिक लक्षणों यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, इस गुण को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी सजीवों में जो जनन की क्रिया विधि होती है लैंगिक जनन, उसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है और उस क्रिया से जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं और इन स्थानांतरण होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्तों, आप हमारा ये जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको हमारी वेबसाइट
है उस पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको लिखित नोट्स भी मिलेंगे। वहाँ पे आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ केवल समझ सकते हैं। वहाँ पर आप देखें studylearner.in है, उस पर आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। वीडियो में जो चैप्टर है उसके जो नोट्स हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है studylearner.in, पर जाकर आप ये बातें देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीन विनिमय, कि जीन विनिमय क्या होता है। तो देखिए, लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसके कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जीव हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। तो वो किसके कारण होता है? ये सारा क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है, जिस घटना को हम कहते हैं जीन विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रेगर जोन मेंडल है, उनका हम जीवन परिचय अब विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले केवल हमने उनको फोटो के साथ में देखा था। अब देखिए, ग्रेगर जोन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया जो देश है उसके हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलीसिया ग्राम में 22 जुलाई 1822 को एक माली परिवार में हुआ था। बचपन से ही मेंडल को सजीव वस्तुओं में गहरी रुचि थी, यानी ये सजीव जगत के प्रति रुचि रखते थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जैसे हमारी हुई थी, इनके अपने ही गांव के विद्यालय में हुई थी। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। फिर आगे उन्होंने अक्टूबर 1845 में ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया का ही है, में चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया। यानी जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे ही चर्च में फादर होता है, जिसे पादरी भी कहते हैं। और इन्होंने चर्च में पादरी पद पर रहते हुए मेंडल को यहाँ पर ग्रेगर की उपाधि प्राप्त हुई थी। जो देख सकते हैं आप, जो ग्रेगर है उसकी उपाधि इनको यहीं पे प्राप्त हुई थी। देखिए आगे, सन 1849 में मेंडल ने 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। बाद में प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित के अध्ययन हेतु वियना विश्वविद्यालय चले गए। कुछ समय पश्चात वापस लौट आए। उन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया और विज्ञान के अध्यापक बन गए, यानी बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। इस अध्यापन काल के दौरान मेंडल ने गिरजाघर के उद्यान में उद्यान मटर, इसे गार्डन पी भी कहते हैं, पाइसम सेटाइवम पर कई वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। यानी ये वही पौधा है जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, जिसका नाम है उद्यान मटर। मटर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर किए थे। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहा गया है। जो भी मेंडल ने नियम बनाए थे प्रयोगों के आधार पर, उन सबको एक नाम दिया गया, उन्हें मेंडलवाद कहा गया। और मेंडल ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें आनुवंशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए, ये ब्रून शहर का वो चर्च है जहाँ पर रहकर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। यह वही चर्च है, देख रहे हैं आप चित्र में। इस चर्च में रहकर ही मेंडल ने अपने जीवन के बहुत सारे प्रयोग है वो किए थे। यहीं पर वो बगीचा है इनका पास में ही।
तो देख सकते हैं आप, ये दुर्लभ फ़ोटो है आपके लिए। और ये है वो मटर का पौधा जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। यानी ऐसे ही पौधे थे वो, ये फलियां हैं, आप सभी जानते हैं। और अब तो सीजन भी चल रही है मटर की, तो आप इससे सभी परिचित हैं। और नहीं परिचित है तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसे ही गार्डन पी कहते हैं, गार्डन पी यानी उद्यान मटर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम होता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि मेंडल ने जिस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे पाइसम सेटाइवम। अब हम पढ़ेंगे मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता। मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता कि मेंडल उनके नियम फिर दोबारा खोजे गए थे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला बिंदु है उसमें क्या बताया गया है कि सन 1865 में खोजे गए मेंडल के महत्वपूर्ण नियम आगामी लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहने के बाद जून 1900 में पुनः खोजे गए। अब कैसे खोजे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले बिंदु में कि 3 भिन्न देशों के एक दूसरे से अपरिचित वैज्ञानिकों ने, यानी तीनों अलग अलग देशों के थे, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो इस पर प्रयोग कर रहे थे। पृथक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए मेंडल के समान ही निष्कर्षों पर पहुँचे। यानी जो प्रयोग मेंडल ने किए थे उनके जो रिजल्ट आए थे वही यहाँ पर इन वैज्ञानिकों ने वो रिजल्ट देखे। अगले बिंदु में देखिए कि इस प्रकार निम्न तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता माना जाता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं और ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो आप पहले देखेंगे कि जो पहला ह्यूगो डी व्रीज, ये हॉलैंड के थे। कहाँ के हैं, हॉलैंड के। दूसरे जो इनके साथी हैं वो है कार्ल कोरेंस, ये थे जर्मनी के। और तीसरे हैं इरिक वॉन शेरमेक, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये तीनों ही वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग देशों के हैं और उन्होंने भिन्न भिन्न रूप से अपने प्रयोग किए, एक साथ नहीं थे, और तीनों के रिजल्ट वो समान आए थे। इसलिए ही मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता इन्हें माना जाता है। अब देखिए मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे, ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उन्हें सफलता मिली। तो देखिए मेंडल की सफलता के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 की हम बात करें, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधों का चयन किया जो अमुक लक्षण की दृष्टि से आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। शुद्धता की जांच स्वपरागण से उत्पन्न पीढ़ी से की जाती है। यानी वो लक्षण अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जो लक्षण हैं। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण क्या था, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना था। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था और वही उनकी सफलता का सबसे प्रमुख कारण है। तो आप इस बिंदु को याद रख सकते हैं कि मेंडल की सफलता का जो प्रमुख कारण है वो क्या था। ये प्रमुख कारण यही है कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। थर्ड है, मेंडल ने अपने प्रयोगों का सही सांख्यिकीय अभिलक्षण रखा तथा उनका गणितीय विश्लेषण करते हुए F1 पीढ़ी तक अध्ययन कर परिणाम को सुनिश्चित किया। उन्हें गणितीय विश्लेषण उन्होंने अच्छी तरह से किया था और उनका एक रिकॉर्ड रखा ताकि अगली पीढ़ी तक उनका अध्ययन किया जा सके। यही मेंडल की सफलता के मुख्य कारण थे। आप इन तीनों बातों को आप अच्छे से याद रखें। ये तीनों ही बातें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने क्यों किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेंडल की सफलता में मटर के पौधे का चयन महत्वपूर्ण रहा और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण देखिए, पहली है विशेषता कि मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक है, अतः 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। यानी मटर का पौधा लगभग 3-4 महीने में तैयार हो जाता है, तो इसकी 3 से 4 प्रजातियों का या पीढ़ियों का अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है।
फिर देखिए दूसरा जो कारण है कि इसके पुष्प बड़े तथा द्विलिंगी होते हैं, यानी पुष्पों की साइज़ बड़ी है और द्विलिंगी का आप मतलब समझते हैं कि इसमें नर और मादा है वो एक ही पुष्प में होते हैं। अतः परपरागण एवं विपुंसन की क्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है। परपरागण का मतलब है एक पुष्प से परागकणों का उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होना या पुष्प पर स्थानांतरित होना, वो परपरागण कहलाता है। एवं विपुंसन का मतलब है कि नर भाग को यानी पराग को हटा देना, और इससे निषेचन की क्रिया, स्वनिषेचन की क्रिया वो आसानी से हो सकती है, जो संकरण की आवश्यक क्रियाएं हैं। तीसरा बिंदु है कि प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में स्वनिषेचन होता है, अतः पौधे समयुग्मजी होते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे मटर के पौधे की है कि इनमें प्राकृतिक रूप से स्वनिषेचन होता है। अब देखिए जो हमने बात की थी अभी कि मटर के पौधे में जो पाए जाने वाले विपर्यासी लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे बात करें हम, देखो पादप की ऊंचाई पहला है, और इसके जो दो लक्षण हैं, देखो पादप की ऊंचाई लंबा और बौना, ये प्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी लक्षण है बौना। फिर दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे पुष्प की स्थिति। देखिए यहाँ पे कक्षीय लक्षण, कक्षीय और अग्रस्त दोनों ही प्रकार के हैं पुष्प की स्थिति, यानी एक तो कक्ष में लगेगा और एक के टहनी के अग्र सिरे पर यानी अग्रस्त भाग में लगेगा, वो अग्रस्त होता है। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण है वो कक्षीय है और अप्रभावी लक्षण है वो अग्रस्त है। तीसरा जो उन्होंने गुण लिया था फली की आकृति, कि फली की आकृति कैसी होगी, फूली हुई होगी और संकीर्णित होगी। यहाँ पे प्रभावी लक्षण फूली हुई है और अप्रभावी में है संकीर्णित यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड। अगला जो लक्षण था वो है फली का रंग, कि फली का रंग कैसा था, हरा यानी ग्रीन, और दूसरा था पीला, यानी यहाँ पे जो हरा रंग है वो प्रभावी रहेगा और पीला रंग है वो अप्रभावी रहेगा। फिर है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग देखिए बैंगनी और सफ़ेद, यानी दोनों ही प्रकार के पुष्प, बैंगनी है वो यहाँ पे प्रभावी रहेगा और सफ़ेद है वो अप्रभावी रहेगा। छठा जो लक्षण था वो है बीज की आकृति। आकृति कैसी ली, गोल, और जो अप्रभावी था वो झुर्रीदार रिंकल्ड। और जो लास्ट लक्षण था सातवां, वो है बीज का रंग पीला और हरा। तो ये जो 7 लक्षण थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुने थे, आपको ये याद रखने हैं। पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग, ये 7 लक्षण थे मुख्य जिनके आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। आइए अब हम पढ़ते हैं एक संकर संकरण के बारे में। देखिए वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। यानी जो अभी हमने लक्षण देखे थे 7, उनमें से किसी भी एक लक्षण की वंशागति का हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक संकर संकरण, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये समयुग्मजी पौधे हैं यहाँ पर, और ये हैं समयुग्मजी बोने, ये हैं समयुग्मजी लंबे। जब ये है युग्मक पीढ़ी, और जब इनमें जब संकरण करवाया जाता है यानी युग्मनज तैयार करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, विषम युग्मजी होंगे। और जब इनमें स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है तो देखिए यहाँ पे हमें ये निम्न प्रकार के युग्मक हैं ये प्राप्त होते हैं, और आप इस चेकर बोर्ड में देख सकते हैं कि लंबे 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 और बोने, यानी 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और एक पौधा है वो बोना
प्राप्त होता है। इनका अनुपात हम देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के अनुपात हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है लक्षण प्ररूप अनुपात, यानी 3 लंबे पौधे 1 बौना पौधा। यानी हम पौधे को बाहर से देखकर बताएंगे कि ये पौधा लंबा है या बौना है। तो यहाँ पर हमें F2PD में 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम इनके जीन प्ररूप की बात करें, यानी इनकी जीनी संरचना कैसी है, वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो लंबे पौधे हैं संयुग्मजी लंबा है वो 1 पौधा प्राप्त होगा, विषम युग्मजी लंबे हैं वो हमें 2 प्राप्त होंगे, और समयुग्मजी बौना है वो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये अनुपात हमारे पास 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है, और ये यहाँ पर 3:1 प्राप्त होता है। तो आप दोनों ही अनुपात हैं उनको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो। इसका आधा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। और हम अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट है वो करना न भूलें। और आप लिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है studylearner.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप क्लिक करके और देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों जब तक अगला वीडियो आए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।